नमस्कार साथियों, दिल से स्वागत करती हूँ आपका प्रेप ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्वेश्चन पेपर की इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे। आज का पूरा जो सेशन होगा वो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का एग्जाम पेपर हुआ था 2020 में। उस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो भर्ती थी वो 2018 की भर्ती थी। इसका पहले पेपर हुआ था 2019 में, लेकिन वो पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया और इसका जो दोबारा पेपर हुआ तो वो 2020 में पेपर लिया गया। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इस टॉपिक पे करेंगे, इस पेपर पे करेंगे जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd का 2020 का पेपर है। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आगे अब चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए। देखिए, आज कोशिश की गई है कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स की कहने पे उनका कहना था कि हम हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे राज बिश्नोई और भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोला था कि हमें इंग्लिश में क्वेश्चन दें। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं, पढ़िए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए और आंसर जल्दी से मुझे दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑन द शेल्फ्स ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स एंड अदर मटेरियल्स आर अरेंज्ड बाय विच सेक्शन, यानी कौन से अनुभाग द्वारा पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और उनकी अलग अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आपको आंसर टिक करना है। यहाँ जो आंसर होगा वो बताइए आप लोग कौन सा होगा। देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रख रखाव अनुभाग। ठीक है, यानी पुस्तकालय में कुछ विभाग दिए हुए होते हैं जिनका अपना अलग अलग एक काम होता है। ठीक है, रख रखाव विभाग जिसे अनुरक्षण विभाग भी बोलते हैं, मेंटेनेंस सेक्शन का नाम दिया जाता है, उसके द्वारा पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित रूप दिया जाता है। यानी जैसे कोई अलग सब्जेक्ट है, मान लो बायोलॉजी की बुक है या साइकोलॉजी की बुक है, इन सभी को एक अलग अलग अलमारियों में उस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है जिससे पाठक को आसानी रहे और वो वहीं से अपनी पुस्तक उठाए और अपना रीड करने लगे। ठीक है, तो प्रत्येक पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रख रखाव और संरक्षण के लिए अनुरक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। समझ गए साथियों? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 को आप सभी समझ पाए होंगे और आंसर जो दिया है वो आप सभी समझ गए होंगे कि आंसर किस हिसाब से दिया है, रख रखाव विभाग जिसे मेंटेनेंस सेक्शन बोला गया है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, संग्रह विकास खाली स्थान का कार्य है, यानी कलेक्शन डेवलपमेंट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब मुझे बताइए कि संग्रह विकास यानी अगर हमें पुस्तकालय में संग्रह का विकास करना है तो वो किस अनुभाग के द्वारा किया जाएगा, किस विभाग का काम है कि वहां पुस्तकालय में संग्रह का विकास करना। ठीक है, आप लोग बताओ मुझे कि कौन से विभाग का काम है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो अर्जन विभाग होगा, यानी एक्विजिशन सेक्शन होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का कारण आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, संग्रह विकास का जो कार्य है वो क्या होता है, अर्जन विभाग का जो काम है वो है कि हमारे पुस्तकालय में किन्हीं चीजों को अर्जित करना। ठीक है, यानी जब भी हम किसी संग्रह के विकास की बात करते हैं तो वो हमेशा अर्जन विभाग यानी अधिग्रहण सेक्शन द्वारा किया जाता है। ठीक है,
अधिग्रहण विभाग, जिसे एक्विजिशन सेक्शन भी बोलते हैं, इस विभाग के अंतर्गत पुस्तकों का क्रियादेश करना या बिल बनाना या प्रलेखों का प्रक्रियाकरण करना, ऐसी क्रियाविधि इसी एक्विजिशन सेक्शन के द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, यानी हमारे पुस्तकालय में हमें कोई पुस्तकें चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कोई पुस्तकें वहां चाहिए तो हम किस विभाग को ऑर्डर देंगे? तो अनुरक्षण विभाग को। ठीक है, समझ लेना, मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। अधिग्रहण विभाग एक्विजिशन सेक्शन को हम ऑर्डर देंगे और वो विभाग तुरंत से अपने संग्रह का विकास करने में मदद करेगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ब्राउन प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है? दीजिए आप आंसर। हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन द ब्राउन सिस्टम? ब्राउन प्रणाली आप लोग सभी समझते होंगे, पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से सब लोग ब्राउन प्रणाली को समझते होंगे कि क्या चीज है। देखिए, ब्राउन प्रणाली जो है उसका विकास बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे नीना ई ब्राउन, उनके द्वारा 1895 में इसका विकास किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो छोटे आकार वाले पुस्तकालयों के लिए उनको विकसित करने का उद्देश्य था। समझ गए? इस पद्धति के अंतर्गत 2 पत्रकों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। समझ गए? यानी ये जो ब्राउन प्रणाली है इसमें 2 पत्रक मुख्य रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी आगम हेतु अलग पत्रक होता है और निर्गम हेतु अलग पत्रक होता है। ठीक है, यानी जब भी हमारे पुस्तकालय में हम कोई पाठक आया, उसे कोई पुस्तक चाहिए तो हम उसको जब इश्यू करेंगे उसके लिए एक अलग पत्रक होगा, और जब भी वो पाठक रिटर्न में उस पुस्तक को वापस देने आएंगे तो उसके लिए एक अलग पत्रक होगा। ठीक है, यानी इस प्रणाली में 2 पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो आंसर 2 पत्रक, 2 कार्ड्स, यहाँ आंसर होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 पत्रक। समझ गए? ठीक है ना, आगे बढ़े। देखिए, ये जो 3rd क्वेश्चन है ना, ये आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ जरूरी नहीं है क्वेश्चन एज इट इज आए। देखिए, मैं आपको इसीलिए बार बार बोलती हूँ, एक बार इसे देखें आप कि ये जो क्वेश्चन है ये जरूरी नहीं है आपको एज इट इज मिले, यहाँ इससे रिलेटेड इसे घुमाया जा सकता है। समझ गए मेरी बात को? यानी यहाँ बोल रहे हैं कि ब्राउन प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है, यहाँ अभी आपने आंसर दे दिया 2 पत्रक हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्राउन प्रणाली जो है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आपको नाम भी ध्यान रखना है, नीना ई ब्राउन, बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है, कब किया गया था? तो 1895 में किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पत्रकों का प्रयोग किया जाता है इसलिए इस ब्राउन प्रणाली को द्विपत्रक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी प्रणाली को द्विपत्रक प्रणाली के नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर जो देना है वो ब्राउन प्रणाली देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा, जुड़े रहें आप। क्वेश्चन नंबर 4, ISBN का पूर्ण रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ ISBN। चलिए बताइए आप, ISBN की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या है। आप सभी मेरे ख्याल से जानते होंगे ISBN होता क्या है। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, देन इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। आपको यहाँ 4 ऑप्शंस में से राइट टिक करना है और मुझे बताइए ISBN क्या है, इसे सबसे पहले किसने दिया,
कितने अंकों का दिया, ये सारी हम लोग जानकारी आज यहाँ पे इसी क्लास में लेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या ISBN का पूरा नाम होता है। यहाँ पूछा है द फुल फॉर्म ऑफ ISBN, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम जो है वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स अगर हिंदी में ध्यान रखें तो अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, ठीक है, समझ गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ये क्या है, इसका विकास सबसे पहले किसने किया? देखिए सबसे पहले इसका गॉर्डन फॉस्टर ने इस संख्या को 9 डिजिट के रूप में दिया था, गॉर्डन फॉस्टर ने, ठीक है। लेकिन इसका एक व्यापक जो रूप दिया इसको ISBN को वो डी वाइटेकर ने दिया था, ठीक है। डी वाइटेकर ने में एक चीज यहाँ आप लोग ध्यान से समझना कि डी वाइटेकर ने इसको बड़े स्तर पर पहचान दिलाई और उन्होंने 1967 में इसको 10 अंकों के रूप में निर्मित किया था, ठीक है, यानी 10 डिजिट के रूप में उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1967 में निर्मित किया था, ठीक है। सबसे पहले 10 अंकों के रूप में उन्होंने निर्मित किया इस संख्या को। समझ गए यहाँ तक सारे बच्चे? डेविड वाइटेकर को ISBN के पिता के रूप में भी जाना जाता है, यानी फादर ऑफ ISBN के रूप में इसी डेविड वाइटेकर को जाना गया था, ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जनवरी 2007 में, यानी जनवरी 2007 में इसी ISBN संख्या को 13 अंकों का कर दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए यहाँ कि 2007 में इसी ISBN संख्या को 13 डिजिट का कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और अभी आप आगे भी पूछने की पूरी संभावना है, तो आप लोग ध्यान रखें कि कब इसे 13 डिजिट का किया गया, जनवरी 2007 में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे सारे बच्चे। ये जो 13 अंकों की जो ये डिजिट थी, इसको 5 भागों में विभाजित किया था। यहाँ पे अब मैं आपको समझाऊं कि 5 भागों में इस 13 डिजिट के नंबर को डिवाइड किया और जो 5 भाग थे वो एक बार सब लोग ध्यान देना, पूछा जाता है और आगे पूछा जाएगा, ठीक है। 13 डिजिट का ISBN नंबर देखिए, जो 13 डिजिट का जो ISBN संख्या थी इसे 5 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। अब देखिए वो 5 भाग कौन कौन से थे। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 13 डिजिट के ISBN को कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा गया था। पहला जो भाग था वो EAN नंबर था, ठीक है, समझ गए। पहला जो भाग था वो EAN नंबर था। दूसरा रजिस्ट्रेशन ग्रुप, तीसरा रजिस्ट्रेंट, चौथा पब्लिशर और 5वां चेक डिजिट, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि 5 ग्रुप में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया और जो 5 भाग थे वो इस प्रकार थे, ठीक है। यानी हमारे पास एक 13 डिजिट की एक ISBN संख्या होती है। देखिए एक बुक देखो, ये एक किताब है, इसमें हर एक बुक का अलग एक ISBN होता है, ठीक है। यहाँ ये जो ISBN संख्या लिखी होती है वो मैं आपके लिए एक बार बता रही हूँ वो किस प्रकार लिखी होती है। देखो यहाँ जो इस बुक में है वो इस तरीके से है 978935638 देन 0, ठीक है। ये एक 13 अंकों की एक ISBN संख्या यहाँ दी हुई है, ठीक है।
इस पुस्तक की वो संख्या है। अच्छा, आप लोग देखें इसमें ये जो ग्रुप है, ये 978 जो है वो ये EAN को दर्शाता है, यानी जो हमने 5 भाग किए उनमें से EAN जो है वो 978 है। ठीक है, फिर ये जो है ये रजिस्ट्रेशन ग्रुप होता है। इसके बाद ये तीसरे नंबर पर जो आता है वो रजिस्ट्रेंट होता है, और 386 जो है वो पब्लिकेशन का। ठीक है, और 0 जो है वो चेक डिजिट होता है। यानी यहाँ एक क्वेश्चन इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी हो सकता है कि एक ISBN संख्या में चेक डिजिट में कितने डिजिट शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हर ISBN संख्या में चेक डिजिट जो होते हैं उनमें सिर्फ एक डिजिट शामिल होता है। ठीक है, यानी पूरे 13 अंकों में से जो लास्ट डिजिट होगा वो चेक डिजिट होगा, और सिर्फ एक ही नंबर चेक डिजिट में शामिल किया जाता है। समझ गए यहाँ तक? मेरे ख्याल से स्टूडेंट सभी को यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर आपने टिक कर दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? समझ गए ना? अब एक बात बताइए, भारत में इस ISBN की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इंडिया में इस ISBN की शुरुआत, इन फैक्ट्स को थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, 1986 में। ठीक है, यहाँ भारत में ISBN की शुरुआत की गई थी। समझ गए? ISBN, भारत में ISBN प्रदान करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है भारत में? RRLF। ठीक है, RRRLF। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, और सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही है। देखिए, इंडिया में ISBN की शुरुआत 1986 में हुई थी, और इंडिया में जो ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी है वो RRLF है। ठीक है, 13 अंकों का ये जो डिजिट है वो ISBN जो नंबर है वो 13 अंकों का दिया गया 2007 में। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। संगठन के परंपरावादी या शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक थे। यहाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, संगठन के परंपरावादी या शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक थे। ठीक है, इंग्लिश वाले विद्यार्थी आप लोग इंग्लिश में इसका क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। द proponents of the traditional या classical theories of organization। समझ गए? आंसर दो। अब देखिए, यहां इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्यों किया था उसके पीछे का कारण अपन जानेंगे। देखिए, एक संगठन के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, सारे विद्यार्थियों को मालूम है। समझ गए? यानी एक संगठन के लिए एक ठीक ढंग से मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सबको मालूम है। ठीक है, अब आप लोग इतना ध्यान रखें कि यहाँ शास्त्रीय संगठनात्मक सिद्धांत जो है वो एक संगठन को एक मशीन के रूप में और कर्मचारियों को उस मशीन के विभिन्न भागों के रूप में देखता है। मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना। समझ गए? यहाँ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, यानी जो भी ऑप्शन नंबर बी है, FW टेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर, इन तीनों के द्वारा ही सबसे पहले प्रबंधन के शास्त्रीय सिद्धांतों को परिभाषित किया गया था। समझ गए? यहां जो पूछा है वो ये पूछा है कि संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे। इसको डिलीट करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ जो हेनरी फ्योल है उन्होंने भी शास्त्रीय सिद्धांत दिया था और FW टेलर ने भी दिया था। बाकी ये दो तो खैर है ही नहीं, लेकिन बच्चा इन दोनों में से भी किसका आंसर दे। तीसरे जो हैं जिन्होंने शास्त्रीय सिद्धांतों का जिक्र किया था, परिभाषित किया था, वो थे मैक्स वेबर। ठीक है,
यानी तीनों लोगों का नाम शास्त्रीय सिद्धांतों को परिभाषित करने में लिया जाता है, समझ गए। लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत जो है उनको भी 3 शाखाओं में विभाजित किया था, ठीक है। तो 3 शाखाएं जो थी उनमें इनका नाम अलग अलग लिया जाता है। यानी जो पहली जो शाखा थी वो एक था वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरी जो थी, दूसरा जो था वो था प्रशासनिक प्रबंधन, ठीक है, समझ पाए हैं यहां तक। पहला वैज्ञानिक, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा नौकरशाही, समझ गए, नौकरशाही प्रबंधन। यानी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि शास्त्रीय सिद्धांतों को भी 3 शाखाओं में विभाजित किया था, जो 3 शाखाएं कुछ इस प्रकार थी, ठीक है। अब यहाँ इनका नाम अलग अलग लिया जाता है। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन से रिलेटेड है F.W. टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन जो दिया था सिद्धांत वो F.W. टेलर ने दिया था, ठीक है। प्रशासनिक प्रबंधन का जो सिद्धांत था वो हेनरी फ्योल ने दिया था, ठीक है। और नौकरशाही प्रबंधन का जो सिद्धांत था वो मैक्स वेबर ने दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ शास्त्रीय सिद्धांतों का जिक्र, यानी संगठन या प्रबंधन के लिए शास्त्रीय सिद्धांतों का जिक्र इन तीनों ने ही किया था, ठीक है। F.W. टेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर, इन तीनों ने किया था। इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ये जो दिए हैं ये दोनों ही शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। अगर यहाँ किसी अलग का नाम दे देते तो हम शायद टेलर को राइट टिक कर पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 लोगों का नाम मुख्य रूप से शास्त्रीय सिद्धांतों में लिया जाता है। पहला F.W. टेलर, दूसरा हेनरी फ्योल और तीसरा मैक्स वेबर, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तकालय का बजट खाली स्थान के लिए तैयार किया जाता है, यानी फॉर विच ईयर इज द लाइब्रेरी बजट प्रिपेयर्ड। आंसर दें आप लोग कि पुस्तकालय का बजट किसके लिए तैयार किया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन में है वो आगामी वर्ष, ये चालू वर्ष या पिछले वर्ष या आगामी वर्षों के लिए, ठीक है। तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक कर पाएंगे, आप बताइए। अपकमिंग ईयर, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। बताइए मुझे आप लोग कौन सा टिक करेंगे। देखिए, बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक नियोजित प्रक्रिया होती है, ठीक है। यानी जिसमें संस्था के आय और व्यय का ब्यौरा एक विशेष समय के लिए तैयार किया जाता है। आप लोग सभी को पता होगा ये चीजें, ठीक है। तो हमेशा जब भी पुस्तकालय के लिए बजट तैयार किया जाता है तो वो आगे आने वाली 1 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी आगामी वर्ष के लिए, ठीक है। समझ गए ना मेरे ख्याल से। पुस्तकालय का जो बजट है वो हमेशा आगे 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, यानी चालू वर्ष जो चल रही है उसके लिए नहीं, आगे आने वाली वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए। यहाँ आगामी वर्षों के लिए नहीं होगा, यानी आगे आने वाले सभी वर्षों के लिए नहीं, सिर्फ 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए, आरपीएससी लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड के लिए मुख्य रूप से इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है एनके पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें जो कंटेंट दिया है वो पूरे एग्जाम पेपर्स यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एक्सप्लेनेशन सहित यहाँ दिया है। बाकी यूनिट वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन है, यानी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, सारे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उनमें जो क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दी हुई है, ये सबसे अच्छा इसमें जो कंटेंट दिया है वो सबसे मतलब हम कहें तो एक जो अलग है और पुस्तकों से वो इसमें यही है कि इसमें यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है।
फिर उसके बाद में आपको अपनी तैयारी को जांचने के लिए इसमें बाकी जितने भी सेंटर में एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम पेपर को पीछे इसमें दिया है, विद क्वेश्चन आंसर के दिया है। ठीक है, तो आप लोग देर ना करें, अपने नजदीकी बुक सेलर से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ये बुक उपलब्ध की गई है। तो आप लोग सिर्फ आपके पास 20-25 दिन का समय बचा है, तो आप अपनी तैयारी को ढंग से करिए। और अभी लास्ट में जो इन दिनों आप कर सकते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज लेके आई हूँ कि हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट बच्चों की सबकी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ये बताएं आप। ऑप्शन पढ़िए। इन लाइब्रेरी साइंस द टर्म इवैल्यूएशन रिफर्स टू। देखिए, संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन, या फिर संग्रह की जांच करना, एग्जामिनिंग द कलेक्शन, पुस्तकों एवं ग्राफिक सामग्री का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड ग्राफिक मटेरियल्स, दूरस्थ स्थित लॉगिन सॉफ्टवेयर यानी रिमोट एक्सेस लॉगिन सॉफ्टवेयर। अब आप लोग आंसर दें कि इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से क्या तात्पर्य होता है कि संचालन एवं सेवाओं में सुधार का साधन। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद जो है वो उसका जो आशय है वो डेटा एकत्र करने तथा उसके विश्लेषण करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया से होता है। ठीक है, यानी हमें ये पता लगाया जा सके कि हमारी लाइब्रेरी हमारे लक्ष्यों को, मतलब जो जिस पुस्तकालय में हम काम कर रहे हैं वो पुस्तकालय अपने लक्ष्यों या जरूरतों को कितने अच्छे तरीके से पूरी कर रही है। ठीक है, पुस्तकालय में संचालन या सेवाओं में सुधार के साधनों को विकसित करना ही इस मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी कोई काम करते हैं तो वहां इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो लैंग्वेज को समझते ही आप लोग आंसर टिक कर पाएंगे कि संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन के लिए मूल्यांकन पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोगकर्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? Besides users and documents, what is the third important component in a library? आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसका। देखिए, हम पढ़ते हैं कि पुस्तकालय में 3 तत्वों को मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, है ना। मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं वो सभी इन तीनों नाम को अच्छी तरीके से जानते हैं, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। यानी यहाँ जो नाम दिया है वो पुस्तक को प्रलेख बोला है, ठीक है, और पाठक को उपभोगकर्ता बोला है। समझ गए? अब हमें तीसरा आंसर देना है कर्मचारी। तो आप देखिए, पुस्तक हो गया, पाठक हो गया और कर्मचारी, यानी जो तीसरा जो मुख्य तत्व है वो कर्मचारी होगा। यानी कि एक पुस्तकालय की जब हम संरचना यानी निर्माण करने का जब भी अपन सोचते हैं तो वो इन 3 चीजों के बगैर हम किसी पुस्तकालय की संकल्पना नहीं कर सकते। समझ गए? यानी सबसे पहले पुस्तक होना जरूरी है, पुस्तक को पढ़ने के लिए पाठक का होना जरूरी होता है और उन पुस्तकों के व्यवस्थापन को करने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है, तभी हम एक पुस्तकालय का निर्माण कर सकते हैं।
समझ गए ना? मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और समझ पाएंगे। तीनों तत्वों को अच्छे से याद कर लेना इस प्रकार से कि पुस्तक, पाठक, कर्मचारी। सबसे पहले पुस्तक होना जरूरी है, पुस्तक को पढ़ने के लिए पाठक का होना जरूरी है, और पाठक पढ़े तो उनकी व्यवस्थापन के लिए कर्मचारी का होना जरूरी होता है। ठीक है, तभी एक पुस्तकालय की संकल्पना अपन कर सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? What type of information sources is bibliography of bibliographies? ठीक है, यानी बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स जो है वो किस प्रकार की सूचना स्रोतों में शामिल किया गया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? आंसर दो, कौन सा होगा? समझ पा रहे होंगे सभी विद्यार्थी। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विशेषताओं के आधार पर पुस्तकालय प्रलेखों को 3 भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा? हेंसन एंड ग्रोवन के द्वारा। ये सभी विद्यार्थियों को मेरे ख्याल से पता होगा। जो भी स्टूडेंट्स रियलिटी में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सबने पढ़ा होगा कि सूचना विशेषताओं के आधार पर पुस्तकालय प्रलेखों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। किसके द्वारा बांटा गया? हेंसन एंड ग्रोवन के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से भाग थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी 3 भागों में बांटा जाता है। समझ गए? अब इन भागों में कौन कौन से प्रलेख शामिल होते हैं? मैं जनरली आपको, देखिए मेरे शब्दों पर ध्यान देना, आप समझ पाएंगे कि प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत ऐसे प्रलेखों को रखा जाता है जो नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो नए ज्ञान को प्रदर्शित करें, उन सभी प्रलेखों को प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यानी प्राथमिक स्रोत से उपयोक्ता को पहली बार सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है ना, समझ गए? दूसरा जो है द्वितीयक स्रोत जो है, उनके अंतर्गत ऐसे प्रलेखों को रखा जाता है जिसमें सूचनाओं को प्राथमिक स्रोतों से इकट्ठा किया जाए। ठीक है, आगे अगर तृतीयक स्रोत की अपन बात करें, तृतीयक स्रोत में ऐसे स्रोतों को शामिल किया जाता है जो शोधकर्ता या उपयोक्ताओं को द्वितीयक स्रोतों के उपयोग के लिए मार्ग प्रदर्शित करें। ठीक है, यानी यहाँ जो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स है वो तृतीयक स्रोत के अंतर्गत आता है। यानी इसमें जो एग्जाम्पल है उनको मैं आपको बताऊं तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है, एक ईयर बुक भी तृतीयक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। एक डायरेक्टरीज जिसे निर्देशिका बोलते हैं, एक लिस्ट ऑफ रिसर्च एंड प्रोग्रेस प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी तृतीयक स्रोतों की श्रेणी में आती है। एक गाइड टू लिटरेचर, एक गाइड टू लाइब्रेरीज, एक टेक्स्ट बुक, इन सभी को तृतीयक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी द्वितीयक स्रोतों के उपयोग के लिए यही चीजें मार्ग प्रदर्शित करती हैं कि हमें सूचना वहां जाके पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग प्राथमिक स्रोत में कौन कौन से रखे हैं, द्वितीयक स्रोत में कौन कौन से एग्जाम्पल रखे हैं, जो मेन एग्जाम्पल है उनको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ जो एग्जाम्पल पूछा है वो आगे भी यही पूछा जाए, कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो आप सभी तीनों तरीके के स्रोतों में जो शामिल किए गए हैं उनको मेन रूप से आप अपने दिमाग में रखें। ठीक है, यानी तीनों स्रोतों से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं उन सभी को पढ़ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल उठा के पूछ लिया जा सकता है कि इसे कौन सी स्रोत की श्रेणी में रखा गया है। समझ गए ना साथियों? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10, गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? What type of information does a gazette provide? आप लोग आंसर टिक करिए कि गजट जो है वो कौन से प्रकार की सूचना देता है, यानी स्मारक से रिलेटेड देता है,
मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, या फिर अलग अलग स्थानों का इतिहास बताता है, या फिर भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित, या फिर सरकारी आदेश और सूचना से संबंधित। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। गजट क्या होता है? कोई स्टूडेंट्स जवाब दे पाएगा? गजट क्या होता है? गजट जो है वो सामयिक घटनाओं का संग्रह होता है, समझ रहे? जिसका प्रकाशन सबसे पहले, या फिर अपन कहें तो जिसका नामकरण, गजट का नामकरण सबसे पहले 1566 ईस्वी में वेनिस की सरकार ने किया था। ठीक है, इसी गजट के अंतर्गत क्या दिया जाता है कि सरकार जो है वो अपनी विभिन्न योजनाएं या फिर जो नीति बनाते हैं या फिर कानूनों को लाते हैं उनके बारे में जानकारी प्रकाशित करवाते हैं। ठीक है, यानी जनता को इन्हीं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध जो कराई जाती है वो गजट के द्वारा कराई जाती है। यानी आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सरकारी आदेश और सूचना से संबंधित गजट के द्वारा हमें प्रोवाइड कराया जाता है। समझ पाए हैं सारे विद्यार्थी? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11। उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है? What is the ready reference source called that can be referred to for guidance in any profession, art or study? ऑप्शंस देखेंगे तो हस्त पुस्तिका, हैंडबुक, मैनुअल या वार्षिकी ग्रंथ, ईयरबुक या निबंध। आप लोग आंसर दो। अब क्या होगा? रेडी रेफरेंस सोर्स को क्या कहा जाता है? जो किसी भी व्यवसाय या कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सके। समझ गए? आंसर दीजिए। रेडी रेफरेंस सोर्स क्या होता है? यहां जो आंसर है वो होगा मैनुअल। यानी मैनुअल जो है वो किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जाता है मैनुअल को। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? ए वर्चुअल लाइब्रेरी इज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जो वर्चुअल लाइब्रेरी इनमें से किसका निष्कर्ष माना गया है? समझ पा रहे होंगे? आंसर दीजिए। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? वर्चुअल लाइब्रेरी होती क्या है? समझते हैं क्या आप इसके बारे में? कि वर्चुअल लाइब्रेरी जो है वो एक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी होती है जो इंफॉर्मेशन को पोर्टल प्रदान करने का काम करती है। समझ गए? इसी वर्चुअल लाइब्रेरी के अंतर्गत कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके सामग्रियों को वर्चुअल स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है। अब मेरे ख्याल से आप आंसर दे पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। समझ गए? इसमें पुस्तकों का संग्रह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है और इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इस वर्चुअल लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी या बिना दीवारों वाली लाइब्रेरी बोला जाता है। समझ गए? बिना दीवारों वाला ग्रंथालय बोला जाता है। बताइए आप लोग। देखिए यहां जो ऑप्शन है वो नेटवर्किंग, एक है कंप्यूटराइजेशन, एक है वर्चुअल दक्षता, एक है वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए यहां
बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज थे कि ऑप्शन में से कौन सा टिक किया जाए। वर्चुअल लाइब्रेरी तो नेटवर्किंग से भी संबंधित है और कंप्यूटराइजेशन से भी संबंधित है, समझ रहे हैं? यानी डिजिटल लाइब्रेरी अपन बात करें तो वो बिना नेटवर्क के भी संभव नहीं है और कंप्यूटर के बगैर भी संभव नहीं है। तो इनमें से आंसर कौन सा टिक करें, इसीलिए बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया था। ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे जितना मैंने बोला था कि वर्चुअल लाइब्रेरी जो है वो एक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी होती है, यानी बिना दीवारों वाली लाइब्रेरी होती है, जिसमें सभी पुस्तकों का संग्रह एक कंप्यूटर में डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम उसे वर्चुअल लाइब्रेरी बोलते हैं, आभासी पुस्तकालय। समझ गए? चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 13, DOS, यूनिक्स, विंडोज किसके उदाहरण हैं? यानी DOS, यूनिक्स एंड विंडोज आर एग्जांपल्स ऑफ, किसके उदाहरण हैं? तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, या भाषा के, या कंप्यूटर लैंग्वेज के, या ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब मुझे बताइए, यहां जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो किसके उदाहरण हैं? बताइए। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे हम परिचालन तंत्र भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है जिसमें आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित किया जाता है। समझ रहे? यहाँ एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। यानी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम स्थित होते हैं उन प्रोग्रामों को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, समझ रहे? मैं जो बोल रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS, यूनिक्स और विंडोज, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ठीक है, समझ गए? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ये सबको पता होगा शायद। मैं अगर मुंह से बोलूं तो समझ पाएंगे। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, यानी ये 4 प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी कंप्यूटर में स्थित प्रोग्रामों को चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से यहां तक। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टेट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरी फंक्शन, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। ऑप्शंस देखिए। पुस्तकालय संचालन यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय कार्यकलाप यानी लाइब्रेरी ऑपरेशन, एक है पुस्तकालय स्वचालन यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और स्वचालित पुस्तकालय यानी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी। आंसर टिक कर पाएंगे क्या? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकालयों में कार्यों और गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? जब भी कंप्यूटर की बात अगर लाइब्रेरी में की जाए तो वहां हम जो टिक करेंगे वो पुस्तकालय स्वचालन पे करेंगे, यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे करेंगे। समझ गए? पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय स्वचालन शब्द का सबसे पहले जब प्रयोग किया था वो DS हाइडर ने किया था वर्ष 1936 में। आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। ठीक है,
उन्होंने पुस्तकालय स्वचालन को एक परिभाषा के रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था द ऑटोमेटिक हैंडलिंग ऑफ पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसी परिभाषा के रूप में उन्होंने पुस्तकालय स्वचालन को परिभाषित किया था। वहां उन्होंने बोला था कि सभी पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उस अवस्था को हम पुस्तकालय स्वचालन बोलेंगे। समझ गए? यानी जहां भी मशीनीकरण का उपयोग किया जाए उसे हम पुस्तकालय स्वचालन का नाम देंगे। क्लियर?